हेलो गाइस, तो मैं लेके आ गया हूँ और एक नया वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पे नए हैं वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर और कमेंट भी कर देना। और गाइस, अभी एक नया ऑप्शन आया है जिसे हाइप कहते हैं। तो अगर तुम लोगों को मेरे वीडियो के नीचे हाइप का ऑप्शन दिख रहा है तो फिर हाइप करना मत भूलना। एपिसोड शुरू होता है और हमें गेम वर्ल्ड को दिखाया जाता है। उस गेम वर्ल्ड का नाम होता है बायो वेस्टलैंड, जिसके एबीएस के अंदर एक सिटी को हम देखते हैं और उस सिटी का नाम साइलेंट सिटी है। और फिर हमें बताया जाता है कि बायो वेस्टलैंड एक ओपन वर्ल्ड गेम है जहां पर प्लेयर फ्रीली कुछ भी कर सकता है। और जैसे ही ये गेम रिलीज हुआ, सारे मेजर रैंकिंग्स में ये गेम टॉप पर पहुंच गई और आधे साल में ही इस गेम में सबसे ज्यादा प्लेयर लॉगिन करने का रिकॉर्ड बना लिया। और इस गेम की सेटिंग की माने तो फिर न्यूक्लियर वॉर की वजह से वर्ल्ड पूरी तरह से वेस्टलैंड बन गया है और ह्यूमंस अंडरग्राउंड के शेल्टर में सर्वाइव कर रहे हैं। और जो भी बाहर में थे वो सभी अब म्यूटेंट हो चुके हैं और बहुत सारे क्रीचर्स भी वर्ल्ड में आ चुके हैं। तो नॉर्मल ह्यूमंस सर्वाइव करने के लिए उन क्रीचर से फाइट करते हैं और उन शेल्टर के अंदर ही सर्वाइव कर पाते हैं। और फिर ह्यूमंस ने जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया और न्यू ह्यूमंस का एक ग्रुप बनाया जिनके पास सुपरनेचुरल एबिलिटीज है, और उन्हें सरफेस पे वापस भेज दिया सभी क्रीचर से फाइट करने के लिए, ताकि वो लोग वापस से लैंड पर आ सके। और न्यू ह्यूमंस गेम के प्लेयर्स होते हैं जिनका मिशन सरफेस पर आकर मॉन्स्टर्स और न्यू क्रीचर्स को मारना है। और फिर बताया जाता है कि जैसे जैसे प्लेयर्स की कॉम्बैट पावर बढ़ती गई, वो लोग डेली के मिशंस और डेली के मॉन्स्टर हंटिंग से बोर होने लगे। और फिर गेम कंपनी ने इस गेम के अंदर डंजन को इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि प्लेयर्स फिर से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए और ये डंजन इवेंट प्लेयर्स के बीच में हॉट टॉपिक बन गया। और फिर गेम ने अनलिमिटेड डंजन इवेंट को इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि एक ह्यूज नंबर ऑफ हार्डकोर प्लेयर्स को अट्रैक्ट किया। और बहुत सारे प्लेयर्स ने अनलिमिटेड डंजन इवेंट में चैलेंज लिया उस डंजन को कंप्लीट करने का है। हालांकि एबीएस ऑफ द एंड बहुत सारे एरियाज में है, उसकी एरियाज अननोन है, लेकिन उन एरियाज के मॉन्स्टर एक्सट्रीमली डेंजरस हैं और डंजन्स की डिफिकल्टी लेवल भी बहुत हाई है। तभी हम एक प्लेयर को देखते हैं जो अपनी पावर को चार्ज करते हुए कहता है कि एबीएस ऑफ द एंड लास्ट डंजन होने का दावा करता है, तो फिर मैं यहाँ पर पूरी दिन मेहनत कर सकता हूँ। अभी हमें बताया जाता है कि लेकिन इससे खिलाड़ियों का एक्साइटमेंट जरा भी कम नहीं हुआ। गेम के टॉप प्लेयर्स भी एबीएस ऑफ द एंड के पहले सिटी साइलेंट सिटी में बहुत मुश्किल से 1 घंटा टिक पाते हैं। तो फिर साइलेंट सिटी में सिर्फ अपना चेहरा दिखाना भी बहुत ज्यादा प्राउड करने जैसा होता है। और अगर तुम साइलेंट सिटी में 2 मॉन्स्टर्स को मार भी देते हो तो फिर जिंदगी भर तुम अपना तारीफ कर सकते हो। तभी और एक प्लेयर पहले वाले प्लेयर से कहता है कि अपनी गार्ड को डाउन मत करो, मैंने सुना है कि इस डंजन के नए बॉस में हाईली इनहेंस्ड एआई का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि लगे उस बॉस मॉन्स्टर को कोई रियल ह्यूमन कंट्रोल कर रहा है। तो फिर गेम के बारे में वापस से बताया जाता है और बताया जाता है कि साइलेंट सिटी के मॉन्स्टर्स को हराने के बाद प्लेयर्स की कॉम्बैट पावर फिर से बढ़ गई, जिससे लग रहा था कि गेम अब प्लेयर्स के सामने झुक जाएगा। तभी हम एक प्लेयर को देखते हैं जो कहता है कि धत तेरी की, क्या ये वही बॉस मॉन्स्टर है जिसके बारे में तुम कह रही थी। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक 3 सर वाले मॉन्स्टर्स की एंट्री होती है जो सभी प्लेयर्स को मारने लगता है। तो फिर बताया जाता है कि नहीं, ये हेलहोंड तो बस बॉस का एक पपेट है। तभी हमें फिर से बताया जाता है कि लेकिन उसके आने के बाद गेम के अंदर सब कुछ बदल गया और हम देखते हैं कि उस हेलहोंड के ऊपर एक ह्यूमन चढ़ा होता है। तभी हम देखते हैं कि उस हेलहोंड के ऊपर और कोई नहीं बल्कि इस स्टोरी का एमसी खड़ा है। तो फिर एमसी स्माइल करते हुए कहता है कि पागलों का और एक झुंड अपनी लाइफ को गंवाने के लिए यहाँ पे आ गया है। और फिर एमसी जंप करते हुए उन लोगों से कहता है कि क्योंकि तुम लोग सीधे मेरे दरवाजे के सामने आए हो तो फिर ये मस्कर मोड एक्टिवेट करने का टाइम है। और फिर हम देखते हैं कि एमसी के एक ही अटैक से सारे प्लेयर्स को एमसी मार देता है। तो फिर एमसी कहता है रियली किल वेव से एक्साइटमेंट में किसको चक्कर नहीं आएगा। तो फिर हम एमसी के साथियों को देखते हैं, वो लोग कह रहे होते हैं कि तुम पहले क्यों कूदे, क्या हम किल्स को आपस में बांटने के लिए एग्री नहीं थे। तो एमसी उनसे कहता है कि तुम लोग उन्हें बहुत बुरी तरह से मारते हो, जिस वजह से अगर वो लोग दोबारा इस डंजन में आना बंद कर देंगे तो फिर हमारा क्या होगा। तो फिर हम और एक लड़की को देखते हैं जो जर्क क्वीन होती है और उसका नाम लार्वा होता है। वो कहती है सीनियर, वो लोग हमारी दोपहर के चाय में इंटरप्ट करते हैं, इसलिए आप उनके लिए सीनियर्स को दोष नहीं दे सकते हैं। वो प्लेयर्स डिजर्व करते हैं कि उन्हें मरने तक मारा जाए और वो भी इनफ नहीं होगा। तो लार्वा फिर से कहती है कि थोड़ी देर पहले और एक टीम ने फाइट करने के लिए यहाँ पे आया था,
जो जरा भी होल्ड बैक नहीं कर रहा था, तो फिर उसने उसकी एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा। तो क्या उसके बारे में बोलने के लिए हमें सियो और वांग जाए की तरह अपनी एनर्जी को रिकवर करने के लिए उन्हें खा लेना चाहिए। तभी हम और एक लड़की को देखते हैं जो कि सुपर रेडार होती है, वो सभी प्लेयर्स के बॉडी को खा रही होती है उस हेल हंट के साथ। तो फिर हम एमसी को देखते हैं, एमसी उन प्लेयर्स के बॉडी के ऊपर चढ़ते हुए कहता है कि मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि प्लेयर्स की संख्या कम हो रही है, तो अगर हम इसे अभी नहीं खाते हैं तो फिर हम अपना चांस मिस कर देंगे। तो फिर एमसी की और एक साथी कहती है कि मैं खाना खाने से ज्यादा प्लेयर्स को खाना पसंद करती हूँ। तो दूसरी साथी भी कहती है कि हाँ ये सही है, प्लेयर्स की इस वेब से मैं निश्चिंत रूप से प्लेयर्स की फार्मिंग कर रही हूँ। तो लार्वा कहती है कि अरे मैं प्लेयर्स के साथ भी इस गेम का मजा लेना चाहती हूँ। तो फिर एमसी कहता है कि ऐसे में हम सब एक साथ चले, वो टॉप प्लेयर्स की एक वेब है और इससे हमें मौका मिलेगा टॉप प्लेयर्स को एक ही साथ खत्म करने का। और हमें दिखाया जाता है कि एमसी और उसके साथियों की तरफ बहुत ज्यादा नंबर्स में टॉप प्लेयर और उनके साथ और भी प्लेयर आर्मी की तरह आ रहे होते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि ये सब देखकर शायद से तुम्हारे पास बहुत सारे अल्टरनेट अकाउंट होंगे। मैं विलन साइड में हूँ, मैं एक मॉन्स्टर हूँ जो प्लेयर्स को हंट करने के लिए एग्जिस्ट करता है। आखिर मैं कौन हूँ? तो फिर बताया जाता है कि ये सब उस दिन से शुरू हुआ। तो गाइस यहाँ तक तुम लोगों को स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है या फिर कुछ लोगों को ये स्टोरी अभी तक समझ में नहीं आई है, लेकिन हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तुम लोगों को ये स्टोरी भी समझ में आने लगेगी। तो वीडियो को एंड तक देखना। और फिर हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जब एमसी सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट था। फिर हम देखते हैं कि एमसी को कुछ लड़के बुली कर रहे होते हैं और वो लड़के एमसी से कह रहे होते हैं कि तुम बहुत दिनों से दिख नहीं रहे हो, क्या तुम जॉब के लिए भाग रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो, और देख के लग रहा है कि तुम पहले से बेहतर कर रहे हो, तो फिर हमें कुछ पैसे उधार दे दो तो हम आज के लिए तुम्हें छोड़ देंगे। तो फिर उसका साथी कहता है कि हाँ तुम्हारे फादर का हॉस्पिटल का बिल बहुत ज्यादा है, तो फिर और थोड़ा खर्च करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी एकदम शांत होता है और उन लोगों का कोई भी जवाब नहीं देता है। तो वो बुली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एमसी से कहते हैं कि अरे हम तुमसे बात कर रहे हैं, क्या तुम्हें हमारी आवाज नहीं आ रही है? और तुम्हारे चेहरे को देखते हुए ऐसा लगता है कि तुम फिर से मार खाना चाहते हो, तो क्या हम तुम्हें फिर से मारे? तभी उन लोगों के पास दो लड़कियां आ जाती है और उन पुलिस से कहती है कि स्कूल में दिन दहाड़े तुम लोग एक लड़की को बुली कर रहे हो और उससे पैसे भी ले रहे हो। तो जियांग जियायू कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे स्टूडेंट को बुली कर रहे हो। उसके साथ और एक लड़की होती है जिसका नाम जाओ होता है। जाओ कहती है कि अगर मैं ये सब संभाल रही होती तो मैं तुम लोगों को सीधे स्कूल से बाहर निकाल देती, लेकिन ये सब जियांग संभाल रही है तो वो सिर्फ तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाएगी। तो हम उन बुली लड़कों को देखते हैं, उनका एक साथी कहता है कि हम इनसे पंगा नहीं ले सकते, ये जियांग है, ये स्कूल में एक क्लब चलाती है, जाओ के फादर स्कूल के बोर्ड मेंबर्स में से एक है। तो फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो बुली वहां से जाने लगते हैं और उन बुलिस का लीडर गुस्सा होते हुए एमसी से कहता है कि तुम जितना चाहे इनसे दोस्ती कर लो, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पे मजबूर कर दूंगा। तो फिर हम जियांग को देखते हैं, जियांग एमसी से कहते हैं कि क्या तुम थोड़ी हिम्मत नहीं दिखा सकते, तुम अकेले ही इन सब को हरा सकते हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर मुसीबत आई तो फिर भी तुम हार नहीं मानना, तो तुम्हें किस बात का डर है? तो जाओ कहती है कि एमसी उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता है, अगर एमसी उन्हें चोट पहुंचाएगा तो फिर वो लोग मेडिकल फीस के लिए एमसी को परेशान करेंगे। तो एमसी जियांग और जाओ से कहता है कि चिंता मत करो, मैं अपने लिमिट्स को जानता हूँ, लेकिन क्या तुम लोगों को मुझसे कुछ काम है? तभी जाओ कहती है कि मैं जियांग से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रही थी, तभी जी स्यू आई और कहने लगी कि तुम मुसीबत में हो तो फिर हम आ गए, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो नहीं थी जिसने तुम्हें फंसा हुआ देखा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे और एक लड़की आ जाती है जिसका नाम ली होता है। तो फिर ली एमसी से पूछती है कि क्या तुम्हें चोट लगा है? तो जियांग ली से कहती है तुमने हमें मदद के लिए बुलाया और खुद आगे भाग गई, तो अब तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो एमसी स्माइल करते हुए कहता है कि लिन तुम ही वो हो जिसने कि इन लोगों को बुलाया था, तो तुम्हारा शुक्रिया। हम लिन को देखते हैं, लिन खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि सीनियर मुझे थैंक यू कह रहे हैं और यहाँ तक कि मेरे सर को भी थपथपा रहे हैं। वो सचमुच में बहुत काइंड और दयालु पर्सन है, काश मैं हमेशा उनके साथ ही रह पाती। तो फिर लिन एमसी से कहती है कि सीनियर मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे यही करना चाहिए था। और फिर हम देखते हैं कि लिन थोड़ा सा क्रिपी फेस बनाते हुए कहने लगती है कि उन पुलिस का हिम्मत कैसे हुआ आपको धमकाने के लिए? उन लोगों ने मुझसे वो कीमती समय छीन लिया
जो मैं आपके साथ बिताने वाली थी, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और ये सुनकर तो वो सभी शौक हो जाते हैं। तभी एमसी स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है मैं ठीक हूँ ना, तो तुम्हारा शुक्रिया। फिर लिन कहती है कि इतनी पोलाइट मत बनो, हम गेम के अंदर बहुत अच्छे टीममेट्स हैं। एक बार जब तुम अपने फादर के हॉस्पिटल बिल्स को इकट्ठा कर लोगे तो फिर हम वापस से बायो वेस्टलैंड गेम को साथ में खेलेंगे। तो जाओ कहती है कि हाँ ये सही है, एबियस ऑफ द एंड गेम का सबसे बड़ा डंजन है और तुम्हारे गाइडेंस के बिना हम वहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो क्या मैं तुम्हारे फादर का इलाज करवा दूं, तुम मुझे बाद में पे कर देना, कोई भी जल्दी नहीं है। तो लिन कहती है कि हाँ, इससे हम फिर से पहले की तरह साथ में गेम खेल पाएंगे। तो एमसी स्मेल करते हुए कहता है कि ठीक है, इस पर हम बाद में बात करेंगे, आज मेरी कोई भी क्लास नहीं है तो फिर मैं अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए जा रहा हूँ। और वो एमटी वहाँ से जाने लगता है। तो जाओ कहती है कि अरे रुको, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। तो एमटी वहाँ से जाते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने फादर के सर्जरी के लिए पैसे इकट्ठा कर लूंगा और तुम सब अपना ध्यान अपने लेवल अप करने पे लगाओ, मैं जल्द ही तुम्हारे टीम को ज्वाइन कर लूंगा। तो फिर हम जियांग को देखते हैं। जियांग कहती है कि ठीक है, तुम तो जानती हो एमसी कितना स्ट्रांग है, तुमने अचानक से हजारों की बात कर दी तो फिर वो उसे लौटाएगा कैसे? इसका मतलब क्या तुम्हारी फैमिली उसे सन इन लॉ बना लेगी? तो जाओ कहती है कि अरे मैं तो बस उसके बारे में चिंतित थी और हाँ, इसमें मेरी सेल्फिश रीजन भी है। रिवेलियन किट अकाउंट हाई लेवल पर नहीं है लेकिन उसकी सारी स्किल्स टॉप टायर की है। अगर वो हमारे साथ बना रहता है तो फिर एक ना एक दिन हम जरूर एवियस ऑफ द एंड को जीत लेंगे। और फिर हमें बताया जाता है कि रेवेलियन किट जो कि गेम का एक प्लेयर का नाम है और वो प्लेयर और कोई नहीं बल्कि एमसी होता है, वो पूरे सर्वर में टॉप टायर है। तो जाओ कहती है कि एमसी के गेम खेलने के अंदाज और उसके गेम में कंट्रोल को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल ही रेवेलियन किट की तरह ही है। तो जियांग कहती है कि क्या तुम्हारा मतलब उस पर्सन से है जिसने एबियस ऑफ द एंड के डंजन को अकेले ही पार किया था? मुझे यकीन है कि अब तक वो एक लेजेंड बन चुका होगा। तो जाओ कहती है कि मेरा मन कह रहा है कि एनसी उससे भी ज्यादा पावरफुल है। फिर जाओ वहां से जाने लगती है और कहती है कि ठीक है, आज रात का खाना मेरी तरफ से और खाना खाने के बाद हम फिर से डंजन में जाएंगे और इसी बीच हम एबियस ऑफ द एंड के डंजन पे फोकस करें और रेवेलियन किट के वापस आने का इंतजार करें। तो फिर सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। तो हम एमसी को देखते हैं। एमसी अपनी मॉम से कहता है कि कल जब मुझे पार्ट टाइम जॉब का सैलरी मिल जाएगा तो फिर मैं उन्हें अपने सेविंग से जोड़ दूंगा, तो फिर मैं डैड के सर्जरी के हाफ पेमेंट को पे कर पाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, डैड की सेहत सबसे जरूरी है। तो अभी आराम करो, जब तुम कल आओगी तो फिर डैड को इस बारे में मनाने की कोशिश करना। मैं पैसों के इंतजाम कर लूंगा, उन्हें बस अपनी सेहत को बेहतर करने में ध्यान देना है। फिर एमसी सोचने लगता है कि फादर के एक्सीडेंट के बाद अगेंस्ट पार्टी ने कुछ मुआवजा दिया था लेकिन वो फादर के सर्जरी के एक छोटा सा हिस्सा ही हो पाया, इसीलिए मैं पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ और कुछ रिलेटिव्स की मदद से मैंने अभी तक सर्जरी के आधे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और जब कल मैं सर्जरी के लिए हाफ पेमेंट कर दूंगा तो फिर चीजें कम स्ट्रेसफुल हो जाएंगी। सिर्फ पैसे बचाने के लिए काम करते हुए आधा साल हो गया है। मुझे गेम के अंदर उन सभी के साथ रेड बैटल लड़ने के वो दिन याद आते हैं और मुझे लॉगिन किए हुए भी बहुत दिन हो गया है, तो क्या मुझे वापस से लॉगिन कर लेना चाहिए? और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एमसी लॉगिन करने लगता है। तो एमसी से पूछा जाता है कि लेवल 5 बॉर्न वॉरियर के अकाउंट से क्या तुम लॉगिन करना चाहते हो? तो एमसी कहता है कि मैंने आज ही जाओ को रिजेक्ट कर दिया, तो क्या मुझे इस कैरेक्टर के साथ लॉगिन करना चाहिए या फिर मुझे बहुत टाइम बाद अपने मेन अकाउंट से लॉगिन करना चाहिए? और फिर हम देखते हैं कि एमसी अपने रेवेलियन किड जो कि 99 लेवल का अकाउंट है उस अकाउंट से लॉगिन कर लेता है। और फिर बताया जाता है कि रेवेलियन किड वही कैरेक्टर है जो कि बायो वेस्टलैंड में टॉप रैंकर है। तो एमसी कहता है कि फादर के एक्सीडेंट के बाद मैंने गेम में कभी भी लॉगिन नहीं किया, तो बहुत टाइम बाद गेम में लॉगिन करने के बाद मुझे इमोशनल फील हो रहा है। और फिर हमें गेम के अंदर एमसी का स्टेट दिखाया जाता है। एमसी का नाम रेवेलियन किड है, एमसी की रैंक 99, स्ट्रेंथ और स्पीड भी 999 है। और फिर एमसी बताता है कि मेन अकाउंट से एमसी अकेले ही खेलता है जिस वजह से एमसी टॉप रैंकर है। एमसी का जो अल्टरनेट अकाउंट है
है जो कि 25 लेवल पर है और उसका नाम बोन वॉरियर है। वो एमसी सिर्फ टीममेट्स के साथ टीम अप करने के लिए खेलता है। तो इसका मतलब ये है कि एमसी के जितने भी टीममेट्स हैं उनमें से कोई भी नहीं जानता है कि एमसी ही लेजेंडरी रिवेलियन किड है। और एमसी स्माइल करते हुए कहता है कि जब से मैंने एवियस ऑफ द एंड को अकेले पार किया है तब से मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ हंगामा मच जाता है, इसीलिए मेरे पास अल्टरनेट अकाउंट क्रिएट करने का अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था। और बाद में मैं अपने अल्टरनेट अकाउंट से जियांग की टीम में शामिल हो गया और बहुत मुश्किल से ही मेन अकाउंट में लॉगिन कर सकता था। लेकिन अगर उन्हें वास्तव में पता चल जाए कि मैं ही रिविलियन किड हूँ तो फिर वो लोग मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तभी एमसी देखता है कि एमसी के पास एक न्यू मैसेज आया होता है। तो फिर एमसी उस मैसेज को ओपन करते हुए कहता है, मैं आधे साल से भी ज्यादा समय से ऑफलाइन था तो अब भी मुझे कोई मेल कर रहा है। और उस मैसेज में लिखा हुआ होता है वेटरन प्लेयर के लिए वेलकम बोनस। और उस मैसेज के अंदर लिखा हुआ होता है कि बायो वेस्टलैंड आपका स्वागत करता है और हमने आपके लिए एक नया चैलेंज प्रिपेयर किया है। अगर तुम इस चैलेंज को पार करते हो तो फिर तुम्हें बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे और उन गोल्ड कॉइन्स को तुम रियल लाइफ में भी ट्रांसफर कर सकते हो अपने अकाउंट के अंदर। तो एमसी शॉक होते हुए कहता है कि क्या बात है, इस गेम में अब न्यू चैलेंज रियल मनी के साथ आती है, क्या ये कोई प्रैंक हो सकता है या फिर कोई फिशिंग स्कैम। लेकिन तभी एमसी सोचता है कि अगर ये असली है तो फिर इससे मैं फादर के मेडिकल बिल को पे कर पाऊंगा। और फिर एमसी अपने फादर के बारे में याद करने लगते हैं। तो एमसी उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि खैर ये तो बस एक गेम है तो फिर कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। अगर मैं जीत गया तो फिर ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर ये एक प्रैंक भी हुआ तो फिर भी मुझे नहीं खोना है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एमसी जैसे ही उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है एमसी के आसपास बहुत सारे पोर्टल ओपन हो जाते हैं और एमसी का कैरेक्टर उन पोर्टल्स के अंदर जाने लगता है। तो एमसी शॉक होते हुए कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी उन पोर्टल से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह में आ जाता है और एमसी के कैरेक्टर भी बदल जाता है। तो फिर एमसी अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, ये थोड़ा अजीब है, मैं इस गेम को टच करने जैसा क्यों फील कर पा रहा हूँ। तो फिर एमसी कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है, क्या उन्होंने गेम के अंदर कोई सेंसरी फीडबैक फीचर डाला है या फिर मैं सचमुच में गेम के अंदर टेलीपोर्ट हो गया। तभी एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर क्या हो रहा है, क्या मैं एक ज़ॉम्बी बन गया। तभी एमसी के सामने सिस्टम विंडो से मैसेज आता है और बताया जाता है कि तुम्हारा इस गेम में स्वागत है और इस सबसे बड़ी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। और फिर सिस्टम विंडो एमसी को बताता है कि बायो वेस्टलैंड के अंदर म्यूटेंट फैक्शन एक्सटेंट होने वाला है तो फिर उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो अब से तुम एक ज़ॉम्बी हो और तुम्हारी रेस लो क्लास रोटलिंग लार्वा है। तो एमसी शॉक होते हुए कहता है कि म्यूटेंट फैक्शन, क्या ये गेम के अंदर विलन फैक्शंस में से नहीं आता है। और फिर हमें एमसी का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है। एमसी का रेस ज़ॉम्बी लार्वा है, एमसी का लेवल 1, स्ट्रेंथ 7 और स्पीड 22 है। और फिर सिस्टम एमसी को बताता है कि न्यू ह्यूमन रिवाइवल अलायंस अपनी भयानक स्ट्रेंथ के साथ बिना आराम किए सरफेस को क्लीन कर रहे हैं और सरफेस पे रहने वाले म्यूटेंट्स लगभग वाइप आउट हो चुके हैं। सिर्फ हाई लेवल के म्यूटेंट्स एवियस ऑफ द एंड के अंदर सरफेस पर है। हालांकि हाई लेवल म्यूटेंट्स सब फ्रीली काम करते हैं और न्यू ह्यूमंस अलायंस बहुत तेजी से स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो अगर हम जल्द ही म्यूटेंट्स को इकट्ठा करके एक नया ग्रुप बनाकर उनका विरोध नहीं करेंगे तो फिर वो बहुत जल्द हमें डिस्ट्रॉय कर दी। जिससे इस खराब सिचुएशन में हम चाहते हैं कि तुम आगे आओ और न्यू ह्यूमन रिवाइवल अलायंस के खिलाफ लड़ो और वेस्टलैंड के क्रीचर के बच्चों को जिंदा रहने में मदद करो। तो फिर एमसी कहता है कि गेम के ओरिजिनल सेटिंग की माने तो फिर म्यूटेंट फैक्शन उन मॉन्स्टर्स का ग्रुप है जो ह्यूमंस को खाते हैं। लेकिन जबकि मैं आधे साल से ज्यादा टाइम से ऑफलाइन था तो क्या ऐसा हो सकता है कि गेम में बहुत सारे अपडेट्स आए हो और यहाँ तक कि कैरेक्टर अलाइनमेंट्स भी बदल गए होंगे। तो फिर एमसी सोचने लगता है कि अगर ये गेम वर्ल्ड रियल है और कैरेक्टर अलाइनमेंट भी बदल दी गई है तो फिर मैं स्ट्रॉन्ग प्लेयर से कैसे मुकाबला करूंगा, ये तो बस एक मौत का जाल है। अभी तो मैं बस एक ज़ॉम्बी लार्वा हूँ, अगर कोई प्लेयर मुझे छू भी ले तो फिर मैं डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा। अभी के लिए तो लेवल बढ़ाने या पैसा कमाने के बारे में भूल ही जाओ, अगर मुझे कोई प्लेयर देख लेता है तो वो मुझे एक शॉट में ही खत्म कर देगा। फिर सिस्टम एमसी को बताता है कि अभी तो न्यू ह्यूमंस रिवाइवल अलायंस और तुम्हारे बीच बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन अगर तुम सिस्टम के मिशंस को पूरा करते रहोगे तो फिर तुम आगे बढ़ पाओगे और
और भी ज्यादा स्ट्रांग हो पाओगे। और अगर ऐसा ही करते रहे तो तुम बहुत जल्द वेस्टलैंड के एक चमकदार लाश बन जाओगे। और इसके अलावा जब तक तुम न्यू ह्यूमन रिवाइवल अलायंस को हरा नहीं देते तब तक तुम लॉग आउट नहीं कर पाओगे। वेस्टलैंड को पूरी तरह से बचाने के बाद ही तुम रियल वर्ल्ड में वापस जा सकते हो। तो हम एमसी को देखते हैं जो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बढ़िया, क्या तुम लोग सचमुच में मुझे गेम वर्ल्ड में फंसा रहे हो? और अगर मैं तब तक इंतजार करूं तो फिर मेरे फादर की सर्जरी विंडो बंद हो जाएगी, तो फिर इतने पैसों का क्या मतलब? तो सिस्टम कहता है कि चिंता मत करो, अगर तुम वेस्टलैंड को अच्छी तरह से बचा लेते हो तो फिर तुम रियल वर्ल्ड में उसी टाइम पर पहुंचोगे जिस टाइम पर तुमने गेम को लॉगिन किया था। और वेस्टलैंड को बचाने के लिए तुम्हें जो भी पावर और एबिलिटीज मिलेंगे वो सब तुम्हारे साथ ही रहेंगे। तो एमसी कहता है कि इसका मतलब तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं अभी सिर्फ अपने लेवल को बढ़ाने में और अपने स्ट्रेंथ को और एबिलिटीज को बढ़ाने में फोकस करूं और इन सब में कोई भी समय ना बिताऊं। तो फिर एमसी सोचने लगता है कि क्या ये वर्जन कोई हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर की तरह है। तो फिर एमसी सोचने लगता है कि इस बहस के बाद क्या ये गेम वो गेम वर्ल्ड नहीं रहा जिसे मैं जानता था। तो फिर एमसी शौक होते हुए कहता है कि अगर अच्छे से कहे तो फिर मुझे एक रियल वेस्टलैंड वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। और तभी सिस्टम एमसी से कहता है कि प्लीज अपने बिगनर मिशन को पूरा करो, एक जाइंट रेवर को हराओ। और फिर हमें उस जाइंट रेवर को दिखाया जाता है, वो 32 लेवल का है। तो एमसी फिर से गुस्सा हो जाता है और सिस्टम से कहता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? इस वर्ल्ड के रेवर्स 30 लेवल या उससे भी हाई लेवल के होते हैं, तो अगर मैं उन्हें हराने जाऊं तो फिर ये पूरी तरह से सुसाइड होगी। और साथ ही तुम चाहते हो कि मैं म्यूटेंट फैक्शन को बचाऊं और साथ ही साथ उनका शिकार भी करो। तुम मुझे अपने ही लोगों का शिकार करने पे मजबूर कर रहे हो। तो सिस्टम बताता है कि चिंता मत करो, अगर तुम किसी भी म्यूटेंट या मॉन्स्टर को मारते हो तो वो लोग 24 घंटा के बाद फिर से वापस गेम के अंदर आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई प्लेयर किसी भी मॉन्स्टर या म्यूटेंट को मारता है तो फिर वो हमेशा के लिए गेम से मारे जाएंगे। साथ ही साथ तुम भी इसमें शामिल हो। ये मैकेनिक क्वेस्ट अफेक्शन को भी बढ़ाता है और साथ ही साथ तुम्हें लेवल अप करने के लिए बहुत ज्यादा मदद करता है, जिससे कि तुम न्यू ह्यूमन रिवाइवल अलायंस के साथ अपनी गैप को बहुत जल्द कम कर पाओगे। तो एमसी सिस्टम से पूछता है कि क्या हो अगर म्यूटेंट्स को सब याद हो और वो 24 घंटे के बाद वापस से मुझ पर अटैक करने के लिए आ जाए? तो सिस्टम कहता है कि शांत हो जाओ, जितनी बार तुम उन्हें हराओगे वो तुम्हें पसंद करने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारे पावर को एक्सेप्ट करने का उनका तरीका यही है। फिर एमसी कहता है कि मुझे ये डिजाइन बहुत पसंद आया, वेस्टलैंड के कानून के साथ ये बिल्कुल ही फिट बैठती है। बेशक ये तभी काम करता है जब मैं जितने लायक ताकतवर हूँ। तो फिर सिस्टम एमसी से कहता है कि एक बार फिर से ये मिशन बहुत डेंजरस है, लेकिन अगर तुम इसे पूरा कर लेते हो तो फिर तुम्हें बहुत बड़ी इनाम मिलेगी। सिस्टम एमसी से पूछता है कि क्या तुम इस मिशन को एक्सेप्ट करोगे? अगर तुम इस मिशन को रिजेक्ट कर देते हो तो फिर सिस्टम तुम्हारी एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से डिलीट कर देगा। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी स्माइल करता है और कहता है कि तो तुम इस तरह से खेलते हो। तो एमसी अपने फादर के बारे में याद करने लगता है और सोचता है कि मेरी फादर की सर्जरी बहुत जल्द होने वाली है, मुझे इसी समय पैसे की जरूरत है और अगर मैं ये मिशन कर लूं तो फिर मुझे जो रिवॉर्ड मिलेगा उससे मुझे सर्जरी के पैसों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बायो वेस्टलैंड का टॉप रैंकर प्लेयर हुआ करता था, लेकिन मुझे दोबारा से खेलने का मौका मिला है बायो वेस्टलैंड के म्यूटेंट फैक्शन की तरफ से। इसी तरह की चुनौती ऊपरी तौर पर मजेदार लग सकती है, लेकिन मेरे जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर के सामने ये चैलेंज किसी एडवेंचर से कम नहीं है। और फिर एमसी कहता है कि मैं मिशन एक्सेप्ट करूंगा। तो सिस्टम कहता है कि इस केस में गुड लक, आगे बढ़ते रहो। तो एमसी सिस्टम से कहता है कि तुम लोग मुझे मॉन्स्टर्स को हराने के लिए कह रहे हो, लेकिन ये भी नहीं बता रहे हो कि मैं कहाँ हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये मिशन शुरू से ही मुझे परेशान करने के लिए बनाया गया है। तो मुझे देखने दो ये किस तरह का अबंडेंट बिल्डिंग है, क्योंकि मैं शहरी क्षेत्र में ही रहता हूँ। तो एमसी कहता है कि मैंने रात के टाइम पर लॉगिन किया था, जिस टाइम प्लेयर्स अपना ग्रुप बनाकर डंजन्स में आते हैं, लेकिन आसपास देखने से ऐसा नहीं लगता कि कोई भी प्लेयर के साइन यहाँ पे है। इसका मतलब ये है कि ये डंजन या तो बहुत ज्यादा लो क्लास का है या फिर तो बहुत ज्यादा हाई क्लास का, जिससे प्लेयर्स ने अभी तक क्लियर नहीं किया है। तो एमसी कहता है कि यहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा गीली है और इनमें गंद भी है, तो ऐसी मिट्टी किसी भी सूखे हुए या जले हुए डंजन्स में नहीं मिलेगी। तो अगर मैं सही हूँ तो फिर मैं एक सिटी के डीप में हूँ और ये हाई लेवल डिफिकल्टी डंजन लग रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारे हाई लेवल के मॉन्स्टर्स भी होंगे। इसका मतलब ये है कि प्लेयर्स ने अभी
तक इस डंजन को क्लियर नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि हाई लेवल रिवर्स को एबीएस ऑफ द एंड के एंट्रेंस में खड़ा होना चाहिए। और फिर हमसे सोचने लगता है कि एबीएस ऑफ द एंड बायो वेस्टलैंड का लास्ट डंजन है, इसीलिए इसका लेवल भी बहुत हाई है और डिफिकल्टी भी बहुत ज्यादा हाई है। और ये जगह असल में एक नेटवर्क था जिसे अंडरग्राउंड में रहने वाले ह्यूमंस ने बनाया था और उनकी टेक्नोलॉजी इतने एडवांस थी कि वो लोग किसी भी एरिया के वेदर को भी कंट्रोल कर पाते थे। लेकिन एपोकलिप्स के बाद ये जगह अब एक डंजन में बदल गई है। लेकिन फिर जब ह्यूमन और म्यूटेंट्स के बीच में लड़ाई हुई तो फिर उन शेल्टर्स को और नेटवर्क्स को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ और इसका रिजल्ट ये मिला कि बचे हुए लोग न्यू ह्यूमन रिवाइवल अलायंस बनाने के लिए दूसरी जगह पे भाग गए और म्यूटेंट फैक्शन ने इन शेल्टर्स को अपना घोंसला बना लिया। और म्यूटेंट सर्वाइवल लॉ के हिसाब से जो भी म्यूटेंट ज्यादा समय तक जिंदा रहता है तो इसका मतलब यह है कि वो म्यूटेंट काफी स्ट्रांग होता है। एग्जाम्पल के लिए जायंट रिवर्स भी ऐसा एक ग्रुप है जो कि डंजन के एंट्रेंस में फैले हुए होते हैं और ज्यादातर वो लोग साइलेंट सिटी में पाए जाते हैं जिसे बायो वेस्टलैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि एंट्रेंस में मौजूद हाई लेवल म्यूटेंट्स दूसरे इलाकों में मौजूद हाई लेवल म्यूटेंट्स से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से ये जगह प्लेयर्स के लिए एक हेल मोड बन जाता है और यही वजह है कि यहाँ पर बहुत कम खिलाड़ी पहुँच पाते हैं। यहाँ तक कि टॉप टायर के स्क्वाड्स भी यहाँ पर ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाते हैं। और मेरे पिछले गेम प्ले के हिसाब से इस जगह पर म्यूटेंट डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई लेवल पर है, इसलिए मुझे काफी ज्यादा सतर्क रहना होगा। और तभी हमें बहुत बड़े और बहुत सारे म्यूटेंट्स को दिखाया जाता है, लेकिन तभी हम एमसी को देखते हैं जो उन म्यूटेंट्स के सामने बहुत छोटा सा लग रहा होता है और एमसी सारे बड़े म्यूटेंट्स से बचते हुए भाग रहा होता है। तो फिर एमसी एक वेपन लेकर भाग रहा होता है तो सिस्टम से बताया जाता है कि उस वेपन को रोड साइड के शॉप से लिया गया है जिसमें अटैक पावर 5 है, उसकी क्वालिटी ब्रॉन्ज लेवल की है, उसका नाम वेंडर फ्लोटिंग स्टूल है। तो एमसी सोचने लगता है कि इसके अलावा यहाँ बहुत सारे जाल भी बिछे हुए हैं, अगर मैं जरा सा भी डिस्ट्रैक्ट होता हूँ तो फिर मैं खत्म हो जाऊंगा। मेरा मतलब है कि मैंने इस जगह को पहले भी पार किया है लेकिन तब हिट लेने के लिए मेरे पास टॉप टायर का गियर था। अब वो लोग मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं एक ज़ॉम्बी लार्वा को मार गिराऊंगा, इसीलिए मेरी एक गलती और मेरी मौत हो जाएगी। तभी एमसी को कुछ फील होता है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तो फिर एमसी जैसे ही पीछे मुड़ता है एमसी के सामने एक बहुत बड़ा बीस्ट आ जाता है। तो फिर एमसी सोचने लगता है कि और हाँ, वो पहली चीज जिससे मैं टकराता हूँ वो है ये मॉन्स्टर और ऐसा लगता है कि मैं इससे भाग नहीं पाऊंगा, तो फिर मुझे थोड़ी और देर खेलना होगा। तभी सीन चेंज होता है और हमें और एक फीमेल मॉन्स्टर को दिखाया जाता है और उसके बहुत सारे टेंटिकल्स भी होते हैं। तो असल में ये फीमेल मॉन्स्टर एक रिवर है और इसका लेवल 55 है, इसकी स्ट्रेंथ 288 और स्पीड 39 है और इसकी स्पेशल अटैक है टेंटिकल एक्सपेंशन अटैक। तभी हम देखते हैं कि वो रिवर और एक फीमेल मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आती है और वो रिवर जिस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आती है वो असल में टकर होती है जिसका लेवल 49 है, स्ट्रेंथ 234 और स्पीड 37 की है और इसकी स्पेशल एबिलिटी है कॉन्फ्लेज कंटेनमेंट। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। तो एमसी भी उन दोनों की फाइट छुप छुप कर देख रहा होता है। तो एमसी उनके फाइट्स को देखते हुए सोच रहा होता है कि ये रिवर और स्टेवर तो फीमेल है, लेकिन मैंने गेम के अंदर आज तक सिर्फ मेल्स ही देखे थे। क्या रिसेंट अपडेट में इस तरह के मॉन्स्टर्स को ऐड किया गया है? और तभी सिस्टम उस रिवर को आइडेंटिफाई कर लेता है क्वेस्ट टारगेट के तौर पर। तो एमसी सोचने लगता है कि और वो लोग एरिया के लिए क्यों लड़ रहे हैं? आमतौर पर तो म्यूटेंट आपस में सिर्फ शिकार के लिए लड़ते हैं, लेकिन लुटेरा ही पीछा करने वाले के ऊपर अटैक करता है, इसीलिए ये सिर्फ एक भूख का लड़ाई नहीं है, ये दोनों अपने अपने टेरिटरी के लिए लड़ रहे हैं। तो फिर एमसी याद करने लगता है कि जब एमसी गेम के बाहर था तब एआई की वजह से ये सारे कैरेक्टर किस तरह से दिख रहे थे और अभी किस तरह से दिख रहे हैं। पहले उनका फिक्स्ड पेट्रोल रेंज था, लेकिन अब वो लोग एक्टिवली सर्च कर कर अटैक कर रहे हैं। मतलब ये कि पहले जो भी उनके रेंज में आता था वो मॉन्स्टर उन पे अटैक करते थे, लेकिन अब वो लोग सामने से जाकर दूसरे मॉन्स्टर से ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो एमसी भी सोचता है कि पहले के मॉन्स्टर तो बुनियादी प्रोग्राम्स पे ऊपर काम करते थे, लेकिन अब तो ये लोग अपने टेरिटरी में घुसपैठ करने वाले मॉन्स्टर्स को ढूंढ कर मार रहे हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि अब एआई और भी ज्यादा स्मार्ट हो गया है, या फिर अब ये एआई नहीं रहा बल्कि अब ये एक डरावना मॉन्स्टर बन चुका है। वो बस जाइंट नहीं है बल्कि वो स्मार्ट भी है। इसका मतलब ये है कि अब तक मैंने जितने भी रिवर का सामना किया है वो उन सभी में सबसे ज्यादा स्ट्रांग
स्ट्रांग है। और तभी हम देखते हैं कि वो रिवर दूसरे मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और उसका डेंटिकल दूसरे मॉन्स्टर के बॉडी के आर पार हो जाता है। तो एमसी ये सब देखकर कहता है कि निश्चित रूप से डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई है, लेकिन अगर मैं इनमें से कोई भी बदलाव का फायदा उठा पाऊं तो शायद इस फीमेल रिवर को हरा सकता हूं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो रिवर अपने सामने वाले मॉन्स्टर को बुरी तरह से मार देता है। तभी हमें और एक साइबर मिनी बाइक को दिखाया जाता है। तो सिस्टम बताता है कि इसकी मूवमेंट स्पीड +20 की है। वे एमसी उस फीमेल रिवर के सामने आ जाता है और कहता है कि चलो मेरी तरफ आओ और मुझे पकड़ो। तभी वो रिवर बहुत ज्यादा गुस्से में रोर करती है। तो फिर एमसी वहां से भागने लगता है और उस साइबर मिनी बाइक को ले लेता है। एमसी बताता है कि नॉर्मली रिवर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो जबकि मैंने उसे चिढ़ा दिया तो फिर वो अब मेरी तरफ और भी ज्यादा फोकस हो जाएगी। और मेरा प्लानिंग था कि मैं मिनी बाइक का स्पीड बढ़ाऊं और गलियों से होते हुए उस रिवर की स्पीड को कम करूं, लेकिन वो तो पागलों की तरह मेरे ऊपर अटैक कर रही है। और हो सकता है कि मुझे इस बाइक की वजह से बहुत ज्यादा स्पीड मिले, लेकिन उस रिवर के साइज की वजह से उसकी एक कदम मेरे 10 कदम के बराबर है। तो इसका मतलब यह है कि मुझे ये मामूली स्पीड नहीं बचा सकती। अभी एमसी देखता है कि उस रिवर का टेंटिकल एमसी को लगने वाला होता है। तो एमसी कहता है कि लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे अपने आसपास रखना चाहता हूँ। उसे खोने से अच्छा कि मैं उसे अपने आसपास रखूं। बस थोड़ी देर और उसके बाद ये डिलीवरी अपनी सही जगह पर आ जाएगी। तो तभी हमें दिखाया जाता है कि वो रिवर जहाँ पे पैर रखी होती है वहीं पे एक लाइट ग्लो करने लगता है। तो एमसी कहता है कि ये हुई ना बात। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस रिवर के पैरों के नीचे में एक ब्लास्ट होता है। एमसी कहता है कि तुमने एक ट्रैप को एक्टिवेट कर दिया, तो चलो लेडी लिवर अब तुम्हारे गिरने का टाइम हो गया है। तो हम देखते हैं कि उस ब्लास्ट की वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और उसी गड्ढे में वो लेडी लिवर गिर जाती है। तो एमसी बताने लगता है कि एबीएस ऑफ द एंड इस कारण की वजह से भी बहुत ज्यादा हार्ड है, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे सेफेस्ट प्लेस दिखता है उसमें बहुत बड़े बड़े ट्रैप होते हैं। पहले के टाइम में मैं उन ट्रैप्स में इतनी बार फंस चुका हूँ कि कोई गिनती भी नहीं है और मैं उनकी लोकेशन कभी भी नहीं भूल सकता। तो अब टाइम आ गया है कि तुम अपनी मुश्किल सीख को सीख लो। मैं उस ट्रैप का भी नाम बताया जाता है। वो एक नेस्ट ट्रैप होता है जिसका नाम हाइव वैली है। असल में वो ट्रैप हनी बी का एक घोंसला होता है। फिर एमजी बताता है कि हाइव वैली नॉर्थ सिटी में रहने वाले पैरालिसिस क्रीचर्स के एक झुंड का घोंसला है और ये जमीन के नीचे अपना घोंसला बनाने में माहिर है। तो उनके सुरंग को ढकने वाले पत्थर पर जैसे ही पैर रखा जाता है उनके शिकार करने वाले जगह पर गिर जाते हैं और एलाइट हनी बीज में पैरालाइज कर देने जितना अटैक होता है, लेकिन उनकी डिफेंस कमजोर होती है। हर छत्ते में सैकड़ों हनी बीज होती है और उनके पॉइजन में पैरालाइज कर देने वाला एबिलिटी होता है, जिससे उनके टारगेट के स्पीड को लगातार कम किया जा सकता है। और तभी हम देखते हैं कि उस फीमेल रिवर मॉन्स्टर के सामने बहुत सारे हनी बी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। तो फिर हमें उनके बारे में बताया जाता है। उन हनी बी मॉन्स्टर्स का स्पीसीज का नाम होता है पैरालाइज वास्प। उनके लेवल होते हैं 45, स्ट्रेंथ 120 और उनकी स्पीड 45 होती है और उनकी स्पेशल एबिलिटी होती है पैरालाइसिस वेनम शॉक। तो फिर एमसी सोचने लगता है कि अगर तुम उसे एक जोरदार अटैक में उन सभी मॉन्स्टर को हरा नहीं देते तो फिर धीरे धीरे तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी और एक बार जब वो लोग सैकड़ों के नंबर में तुम पर अटैक कर देंगे तो फिर उनको खत्म कर पाना नामुमकिन है। यही बात उनको बहुत ज्यादा डरावनी बनाती है और अगर इस लेवल का अपना दिमाग नहीं होता तो फिर मैं उसे साउथ डिस्ट्रिक्ट से नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट नहीं ला पाता। मैं इन मॉन्स्टर्स के बिहेवियर में चेंज से बहुत ज्यादा खुश हूँ और इन पैरालिसिस मॉन्स्टर के पॉइजन से बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो जाती है और आग की तरह जलने लगता है। अपने छोटे से सेशन का मजा लो। और तभी हम देखते हैं कि वो सारे हनी बी मॉन्स्टर्स उस लेवर के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक कर रही होती है, जिस वजह से वो लेवर रोने लगती है। हमसे सोचने लगता है कि मुझे मानना पड़ेगा कि मैं बहुत ज्यादा लकी था और साइलेंट सिटी में ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ाई जा सकती है, जैसे मिनी बाइक जिससे मैं मुश्किल से ही लेकिन उस लेवर से आगे निकल पाया था। लेकिन अभी भी रिवर अपनी हाई एचपी और हाई डिफेंस के बारे में जानी जाती है, तो ये ट्रैप उसे खत्म करने के लिए पूरा नहीं होगा। और तभी हम उस लेवर को देखते हैं जो सारे हनी बी मॉन्स्टर्स को चबा कर मार देती है। तो हमसे सोचता है कि मेरा अनुमान है कि जब वो रिवर बाहर निकलेगी
जाएगी तब उन हनी बी पॉइजन्स की वजह से उसकी एचपी आधी हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि वो रिवर सारे हनी बी मॉन्स्टर्स को खत्म कर उस गड्ढे से बाहर आने के लिए स्ट्रगल करने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि उस रिवर की एचपी अब 100 बची होती है और वो रिवर एमसी को देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। तो एमसी कहता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो डिवॉप्स अभी तक एक जगह में एकत्रित हो गए होंगे और एमसी कहता है कि नेक्स्ट स्टेप हॉर्न्स को छोड़ना है। तभी एमसी सीटी बजाने लगता है तो एमसी के पास वही पुराना वाला बिस्ट दौड़कर आने लगता है जो पहले एमसी के सामने आया था। तो हम देखते हैं कि वो बीस्ट एमसी की तरफ दौड़ के आ रहा था। तभी एमसी उस बीस्ट के ऊपर चढ़ जाता है और वो बीस्ट बहुत तेजी में दौड़ते हुए उस लेवर मॉन्स्टर की तरफ आता है और उसे अटैक कर देता है और उस बीस्ट के एक ही अटैक से उस लीवर मॉन्स्टर का 99 एचपी घट जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस लीवर मॉन्स्टर का सिर्फ अब एक ही एचपी बचा है। तो एमसी कहता है कि तो अब इस फाइट को खत्म करने का टाइम आ गया है और हम देखते हैं कि एमसी जंप करने के लिए रेडी हो जाता है और एमसी जिस वेपन को लेकर आया होता है उसी वेपन से जंप करते हुए उस लीवर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। एमसी के अटैक से उस रिवर मॉन्स्टर का जो एक एचपी बचा था वो भी माइनस हो जाता है जिस वजह से वो रिवर मॉन्स्टर मारी जाती है। और फिर हम एमसी को उस बीस्ट को देखते हैं, वो डॉग टाइप का बीस्ट होता है तो अब से हम उसे डॉग ही कहेंगे। तो उस डॉग का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है, उसका लेवल 10 होता है और स्ट्रेंथ 99 है और उसकी स्पीड 26 है और इसकी स्पेशल एबिलिटी है वाइल्ड डॉग चार्ज। एमसी कहता है कि बहुत अच्छा, चलो नंबर से खेल में एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। तो गाइज हमारा आज का एपिसोड यहीं तक था और मुझे पता है कि ये एपिसोड थोड़ा शॉर्ट है लेकिन आज के लिए इतना ही था और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं 1 आवर का वीडियो लाऊं। और जो लोग भी रिटर्न ऑफ द वेनिस्ड मेज के नेक्स्ट एपिसोड का वेट कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि उस सीरीज का अभी सिर्फ 2 ही चैप्टर्स है जिसका लंबा वीडियो बन पाना पॉसिबल नहीं है। तो उसके जैसे ही 2-3 और चैप्टर रिलीज होते हैं मैं उसका एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ मैं अभी ओवरलोड ऑफ इंसेक्ट के एक लॉन्ग वीडियो पे भी काम कर रहा हूँ जो कि ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर का होगा, इसीलिए उसे आने में थोड़ा लेट लगेगा। तब तक के लिए इस सीरीज को सपोर्ट करो। अगर इस सीरीज में भी अच्छा सपोर्ट आएगा तो फिर मैं इस सीरीज को भी कंटिन्यू करूंगा और नेक्स्ट वीडियो जरूर ही 1 आवर प्लस होगा। लेकिन अगर इसे सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर मैं किसी और सीरीज के ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो में लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। और गाइस जो लोग भी चैनल में हाइप का ऑप्शन देख पा रहे हैं वो लोग जरूर से वीडियो को हाइप कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए